वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। उसका पेपर हो गया था, तो आज एक बच्चे ने मेरे पास पेपर सेंड किया है। तो उसमें सबका सब प्रश्न यानी सारे के सारे प्रश्न लगभग जो है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा पेपर आपका आया हुआ था। ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये बुकलेट कोड है, आपका बुकलेट सीरीज है डी। तो डी वालों में एकदम से सेम क्रम से आपकी परीक्षा में जो मतलब परीक्षा के अंदर जो आपको पेपर मिले होंगे, जो डी वाले होंगे उनका सेम पेपर मेरे जैसा होगा। बाकी लोगों के पेपर में क्या होगा कि बाकी लोगों का पेपर जो होगा, जैसे इसमें मान लेते हैं जो पहला प्रश्न होगा आप में वो 11वां प्रश्न हो सकता है, 12वां प्रश्न हो सकता है। प्रश्न सभी में सेम होंगे। 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं एक प्रकार से हिंदी यानी हिंदी काव्य जिसमें आपको पढ़ना है, तो हिंदी काव्य के मॉडल पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास मतलब कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। हर एक सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। जल्द ही और एक आध दो सब्जेक्ट जो भी आएंगे मैं उनको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएंगे उनको मैं सॉल्व करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, आप मेरा नंबर है 9161 93 60 62 व्हाट्सएप पर आप लोग जिसके पास भी पेपर है, तो वो पेपर आप जैसे पेपर हो रहे हैं उनके पेपर हमारे पास आप सेंड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मैं उस पेपर को पेपर को आपको पीडीएफ बना करके सेंड करना है। तो क्या होगा, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से फिर देख करके सॉल्व करवा देंगे। अगर अलग अलग पेपर भेज देंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप पीडीएफ बना करके एक जोड़ करके आराम से आप साफ साफ फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिएगा। उसके अंदर मैं आपका पेपर सॉल्व करवा दूंगा। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 है, हिंदी का पेपर हुआ है ऑब्जेक्टिव का। तो जिन विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होने वाला है उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, और खास करके 2023 में। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि आखिरकार आज आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनमें से आपके प्रश्न कौन कौन से एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर केवल आपको 75 प्रश्न दिए गए थे, लेकिन उनमें से कितना करना था, उनमें से केवल आपको करना था भाई कितना करना था, उनमें से केवल आपको 50 करना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 50 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 50 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान दिए गए हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको 50 से अधिक प्रश्नों को नहीं करना है। पहले ऐसे ऐसे 50 प्रश्नों को छांट लेना है जो कि आपको बिल्कुल से आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको कोई प्रश्न नहीं करना है। 50 प्रश्न जब आपके हो जाएं उसके बाद में कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, तो आपके पेपर में यानी 75 में से जो भी 50 आपको आ रहे हैं वो कर दीजिए। जरूरी नहीं कि शुरुआत के ही 50 आपको करने, नहीं, आप 75 नंबर से शुरू करके और जब तक आप जो प्रश्न आपको आ रहे हैं पूरे के पूरे पेपर में वो लेकिन गिनती में कुल मिलाकर के 50 ही होने चाहिए, 50 से अधिक नहीं करने चाहिए। अगर 50 से अधिक आपने हल करोगे तो क्या होगा, तो वो शुरुआत के 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन करेंगे, शुरू से लेकर के 50 सीरियल तक, मतलब 50 नंबर तक देख लेंगे। उसमें जो सही होगा वो सही लगा देंगे, जो गलत होगा यानी जो आपने नहीं किया होगा उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 50 के बाद में आपने सारा सही किया है 25 का 25, उससे नहीं मतलब है, वो नहीं चेक करेंगे। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। पहला प्रश्न है वर्दे बीणा वादनी। देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर से मतलब है, आसानी से आप समझ सकते हैं। वर्दे बीणा वादनी, वर्दे 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 बीणा वादनी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नो। इसमें कवि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो ये बताएं। ये जो प्रोत्साहित कर रहा है भारत की जनता की स्वाधीनता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया होगा इस प्रश्न का, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पर, देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि छायावादी कवि पंत का मूल नाम क्या था। देखिए मूल नाम पूछा जा रहा है, पूरा नाम नहीं पूछा जा रहा है। पूरा नाम अगर पूछा था तो आप बताते सुमित्रानंद पंत। बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया है, लेकिन ए इसका गलत आंसर है। छायावादी कवि जो पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत, इनका मूल नाम पूछ रहा है। मूल मतलब इनके बचपन का नाम, यानी इनका वास्तविक नाम क्या था। तो मूल नाम इनका था गोसाई दत्त पंत। कौन सा नाम था, गोसाई दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूरा नाम पूछता पंत का तो आप बताते सुमित्रानंदन
पंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया है उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न जो आपसे पूछे जा रहे हैं सबका सब मैंने मॉडल पेपर में बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए गए फंसे हुए हैं, एक भी प्रश्न आपका इधर से उधर नहीं हुआ है, सब के सब आए हुए हैं। आप देखें प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 2022 वाला मॉडल पेपर जिन्होंने देखा होगा उनको सब प्रश्न आपके आ जाएंगे। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है बाबू? प्रकृति का सुकुमार कवि, देखिए इसने किस बच्चे ने निराला लगाया, गलत है बिल्कुल। प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो टिक लगा है वो बिल्कुल सही, वो सही आंसर नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ। जो टिक लगा है इनमें से वो सही आंसर नहीं है। ठीक है, ये एक बच्चे का पेपर है, वो मेरे पास भेजा था तो उसके गलत है। ठीक है, उसने अपने हिसाब से लगाया है और मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो जो टिक लगा है वो गलत है। ठीक है, उस पर मत फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता किसके द्वारा रचित है? तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, आपको पता होगा यह कविता, मैंने ये कविता पढ़ाई भी है, इसकी पूरी व्याख्या भी करी थी। ये कविता जो है किसने लिखा है? ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पांचवा नंबर प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था भारतीय स्तर पर लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया है उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न, और बाकी जो हमारे छात्र छात्र हैं जिनके विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो, तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा, बहुत आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। मैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए यह कंटेंट तैयार करता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाता हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा को अच्छा बना सकें और बेहतर बना सकें और आप अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी में मुक्त छंद का काव्य बताइए। हिंदी में मुक्त छंद का काव्य में पहली बार प्रयोग करने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो निराला जी को जाता है, बिल्कुल सही इसका लगा हुआ है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपको पता होगा जूही की कली कविता है उसमें शायद इन्होंने पहला एक प्रकार से मुक्त छंद की कविता आप देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वह तोड़ती पत्थर में निराला ने पत्थर तोड़ने वाली युवती को कहाँ देखा था? तो इलाहाबाद के पथ पर देखा था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है आपका। देखिए सारी कविताओं की व्याख्या इन सभी की मैंने करवा दी है ऑलरेडी, तो व्याख्या वाला भी जो वीडियोस है आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों छात्र छात्राओं वो प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है। 2022 वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें 72 वीडियोज़ हैं, उनमें से लगभग 60 वीडियो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हैं। पूरे जितने भी आपके पाठ्यक्रम में कविताएँ हैं सभी की व्याख्याएँ हो चुकी हैं, लास्ट वाली एक आध दो कविताएँ बची हुई हैं तो कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी व्याख्याएँ अगर उतनी ही वीडियो देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। और बाकी जो मॉडल पेपर हो रहे हैं वो और ये वीडियो जो आप देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका छठवां प्रश्न क्या है? युगधारा के रचनाकार कौन है? भाई बढ़िया प्रश्न है, इसका बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। युगधारा जो रचना है ये किसने लिखा है? नागार्जुन। युगधारा जो रचनाकार है, युगधारा के रचनाकार कौन है भाई? युगधारा के रचनाकार नागार्जुन बाबा हैं, बाबा, इनका नाम बाबा भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, नागार्जुन की कविता कौन सी है? देखिए अकाल और उसके बाद, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, इसका कुछ अंश। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, तो ये सब कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इन सभी की व्याख्या ऑलरेडी मैंने करवा दी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सभी की व्याख्या ऑलरेडी मैंने करवा रखी है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, विस्तार से मैंने बताया था, तो ये सब आप ज़रूर एक बार वीडियो को अपने जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि विस्तार से मैंने पढ़ाया है। अकाल और उसके बाद जो है एक कविता थी उसको मैंने पढ़ाया भी था आपका। अकाल और उसके बाद कविता कौन सी है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये कविता तो आप लोगों ने सुनी हुई होगी। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ठीक है, तो ये कविता किसकी है? ये नागार्जुन की है, बाबा की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बादल को घिरते देखा एक कविता है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है,
तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की ऊषम से आकुल तिक्त मधुर विषस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। इस प्रकार से कविता लिखी है। ठीक है, बड़ी लंबी कविता है, बादल को घिरते देखा है। तो इस कविता की व्याख्या शायद मैंने करवा दी है कि नहीं करवाई है, ये मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद नहीं करवाई, तो इसकी व्याख्या मैं जल्दी करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों कविताएं किसकी? नागार्जुन की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। चांद का मुंह टेढ़ा है, बताएं। देखें, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसा सबसे पहले किसने बात? देखिए, जहां पर चांद से कल्पनाएं की जा रही थी, आप सोचो इस कवि की मानसिकता, जहां पर चांद की सभी लोग कल्पना कर रहे थे कि भाई चांद जो होगा वो चांद की तुलना स्त्रियों के मुखार बिंदु से कि भाई तुम्हारा मुंह चांद का टुकड़ा है। ठीक है, ये तुलना होती थी। जहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिख दिया कि चांद का मुंह टेढ़ा है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है पूछ रहा है, तो मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में, देखें प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। 1943 में प्रथम तार सप्तक के प्रारंभ से ही क्या हो जाता है भाई? प्रथम तार सप्तक के प्रारंभ से ही क्या होता है? प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी काव्य विधाओं में। तो 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक संगठन, ठीक है, उसमें 7 जो है कवियों की रचनाएं संकलित होती तार सप्तक में, वो प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 12वां प्रश्न है, धूमिल का पूरा नाम क्या है, बताएं। धूमिल का पूरा नाम क्या? सुदामा प्रसाद पांडे। बिल्कुल, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने ये लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 13वां नंबर प्रश्न है। देखिए, यहाँ भी आपके पाठ्यक्रम में कविता संकलित है। मोचीराम कविता किसने लिखा, बताए। मोचीराम कविता किसकी भाई? मोचीराम कविता सभी को पता होगा किसने लिखा है मोचीराम कविता भाई? मोचीराम कविता किसकी है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मोचीराम कविता बिल्कुल सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की है। ठीक है, मोचीराम कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो है कि रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी होता है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इस प्रकार से लंबी कविता है मोचीराम, किसकी है? ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न आपसे पूछ गया, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था भाई? सारी चीज़ों को बताया है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, और 8 सालों के बाद में आप देखते हैं दूसरे तार सप्तक 1951 में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष है? तो कल सुनना मुझे जो है ये 1976 में इस पर पुरस्कार भी मिला था। 1975 या 76 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर 76 नहीं दिया तो बी ऑप्शन लगाएंगे, 75 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 15वें का। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नदी के द्वीप किसकी कृति है, बताएं। देखिए, मैं अधिकतर इसीलिए बोलता हूं कि अपने सिलेबस को एक बार देख लें। आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस शामिल है उसी सिलेबस से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए, विद्यापति की पदावली से आपके पाठ्यक्रम में सीजे राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम सम्मिलित है। ठीक है, इसके अलावा गोरखनाथ से गोरखबानी से संपादक कौन है? गोरखबानी के पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे और उनके शब्दी संकलित है। कुछ राम रागश्री संकलित है 10वां और 11वां पद। अमीर खुसरो का जो है संकलित है आपका कव्वाली, गीत और दोहे संकलित है।
ठीक है। जैसे गोरी सोवे सेज पर, ये संकलित है आपका दोहा। ठीक है। इसके अलावा खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी, सेनी सूज, ये सब संकलित है। और सूरदास जी की बात करें तो भ्रमर गीत सार से संकलित है, जिसके संपादक आचार्य शुक्ला जी हैं। उससे पद संख्या 21 और 7, 23, 24 और 26 ये सब शामिल है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात की है तो श्री रामचरितमानस का गीता प्रेस का जो होता है श्री रामचरितमानस, उसका अयोध्या कांड से 28 दोहा से लेकर के 41 दोहा तक संकलित है। और इसके अलावा कबीरदास की बात करें तो कबीरदास का संपादक कौन है? कबीरदास के श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है। गुरुदेव का ओंग और बिरह कोंग, ये कबीरदास का संकलित है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात की है तो मलिक मोहम्मद जायसी के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी रहे। मानसरोधक खंड से 1 से लेकर के 6 पद संकलित है आपके पाठ्यक्रम में। रीतिकालीन कवियों में खास करके केशवदास की बात की है तो कवि प्रिया संकलित है, प्रिया प्रकाश से लाला भगवान दीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तृतीय प्रकाश से पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा संकलित है। बिहारी लाल का बिहारी रत्नाकर से जगन्नाथ रत्नाकर के प्रथम प्रारंभ से 10 दोहे संकलित हैं। ठीक है। बिहारी लाल से घनानंद से बात की है तो घनानंद का संपादक कौन है? घनानंद ग्रंथावली के जो है संपादक है उसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। यानी घनानंद वगैरह ये संपादन करवाए थोड़ी ना है ये लोग, इनका संपादन करवाया गया है बाद में, जो है लोगों ने शोध किया है इन पर। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सुजान हित का पहला, चौथा और सातवां ये संकलित है आपके पाठ्यक्रम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मातृभाषा पर प्रेम पर दोहे हैं, वो संकलित है। रोको जो तो अमंगल होए, प्रेम नशे जो कहा पिए जाइए, ये संकलित है। ब्रज के लता पता मोह कीजिए, ये संकलित है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। जयशंकर प्रसाद जी की बात की तो कामायनी का सरदा सर के प्रथम 10 पद जो हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और आंसू के प्रथम 5 पद। तो सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं जैसे बरदे, बीड़ा वादनी बरदे संकलित हैं। तुलसीदास प्रारंभ के 10 पद संकलित है तुलसीदास कविता के। इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। देखिए 2 प्रश्न 3-4 कविताओं से बन गए डायरेक्ट आपके। सुमित्रानंद पंत की रचना की बात की तो मौन निमंत्रण आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रथम रश्मि संकलित है। यह धरती कितना देती है संकलित है। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर विकल है प्राण मेरे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ये सब कविताएं संकलित है। इसके अलावा खासकर बात की जाए छायादत्तर कवियों की तो उसमें अज्ञे जी का नाम आता है। अज्ञे जी की कविताएं जैसे कि नदी के दीप हो गई, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, ये 3 कविताएं संकलित हैं। मुक्ति बोध की 2 कविताएं हैं, एक तो विचार आते हैं और एक भूल गलती। इसके अलावा नागार्जुन की भी 2 कविताएं हैं, एक बादल को घिरते देखा, एक अकाल और उसके बाद। धर्मवीर भारती की भी आपकी लगभग 2 रचनाएं संकलित है, एक तो बोआई का गीत और एक कविता की मौत। ठीक है। धूमिल की भी 2 रचनाएं संकलित है, एक तो मोचीराम और एक रोटी और संसद। ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो ये सब आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस के माध्यम से आप जानिए कि आपके पाठ्यक्रम में किस कवि की कौन सी कविता संकलित है, और यह जानने के लिए आप सिलेबस वाली वीडियो हमारी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अधिकतर कविताओं की व्याख्या मैंने करवा दी है, तो कौन कौन से पद कौन कौन सी चीज़ संकलित है तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सीरियल से लगी हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नदी के दीप कविता किसकी है भाई? नदी के दीप कविता किसकी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नदी के दीप अज्ञे की कविता है, बिल्कुल अज्ञे की कविता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये देखिए अलंकार से प्रश्न पूछ लिया गया कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराय जग व खाए बहुराय। कनक कनक माने क्या होता है? कनक कनक, एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराय जग व खाए बहुराय। यानी कनक जो होता है एक तो धतूरा, ठीक है, जो कि खाने से आदमी बौरा जाता है, और या तो खनक माने होता है सोना, सोना पाने के बाद में आदमी बौरा जाता है। यानी दोनों में एक प्रकार से क्या होता है, आदमी बौराने का एक प्रकार से खतरा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कनक कनक यानी 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। ठीक है। क्लियर समझ रहे बात ना? यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? बिल्कुल आपका अलंकार होगा यहाँ पर यमक अलंकार। जहाँ पर भी ऐसे चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर जैसे कनक कनक लिखा हुआ है और बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, अधिकतर योजक चिन्ह जो होते हैं वो यमक अलंकार में आपको दिखाई पड़ेंगे, जोड़े में। ठीक है। यमक माने होता है जोड़ा, खास करके ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 18वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, शोध का क्या अर्थ है? देखिए शोध का क्या अर्थ है भाई? खोज करना। ठीक है। अन्वेषण करना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें 19 नंबर देखेंगे, साहित्य से प्रश्न आ चुका है आपका। 19 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या हुआ है भाई? प्रश्न आपका दिया हुआ है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, चला जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी पुस्तक के इतिहासकार सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी भाई? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी? तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका लिखी है वो किसने लिखी बाबू? हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर डॉक्टर नगेन दिया हुआ है, यही गलत हो गया आपका। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया आ चुका है आपकी परीक्षा में। देखिए, प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला इतिहास लेखन प्रारंभ किसने किया था? तो गार्सन तासी ने किया था। ठीक है, फ्रेंच साहित्यकार हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है हिंदी साहित्य के। प्रश्न बढ़िया है भाई, प्रश्न क्या आ चुका है आपका? प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? बताएं। हिंदी के आदिकाल को, हिंदी का मतलब हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, सब शुक्ला जी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न आपका है, इस तवार दा ला लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ जो है ये गारसन तासी का ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ ही है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रंथ किसका इतिहास लेखन का? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है, हिंदी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न सब मैंने बताए लगभग। अगला प्रश्न आपका, दोहा कोश किसकी रचना है? देखें, दोहा कोश किसकी भाई? दोहा कोश आपकी देखें किसका है? दोहा कोश सरहपा का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, राहुल संकृत्यान, पंडित राहुल संकृत्यान की बात कर रहा है। पंडित राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता? तो वो सरहपा को हिंदी का या सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रचनाकार युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से आपको सही सुमेलित करना है, कौन सा मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है आपसे। देखिए देखिए, पउम चलू की रचना करी थी किसने? स्वयंभू ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, पउम चलू की रचना किसने करी थी? पउम चलू की रचना करी थी भाई आपकी जो है स्वयंभू ने। भविष्यत कहा की रचना धनपाल, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योग सार ये हेमचंद नहीं, ये उन्दू का है, ये गिंदू का। ठीक है, योगिंदू या येंदू का है, हेमचंद्र का नहीं है ये पावन दोहा, सॉरी योगसार। तो यही गलत हो गया आपका, यानी आपका करेक्ट क्या होगा? आंसर सही क्या होगा इस परीक्षा की दृष्टि से? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसीलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखिएगा 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए टिक जो लगा है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है, बताएं गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह कौन है? गोरखबानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान या फिर अद्दामाड़ भी बोला जाता है इनको। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अद्दामाड़ बोलो और चाहे अब्दुल रहमान बोलो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना भाई? चंद्रबरदाई की है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी को पता होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न 33 नंबर आपको दिया हुआ है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? भाई मैंने बार बार बताया था, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? इनमें से कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सब विद्या की पति की रचनाएं हैं। दोहावली ये तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अमीर खुसरो किस काल के साहित्यकार हैं भाई? तो अमीर खुसरो आदिकाल के साहित्यकार हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आदिकाल के और कुछ भक्ति काल से रिलेटेड है, लेकिन आदिकाल ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे, ये मैंने बुझाया था और ये बूझो तो जानो, इस अमीर खुसरो की इस पहेली का क्या एक प्रकार से उत्तर है? देखिए, दिया और बाती। देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। सांप मार मतलब कि पिंजरे में बत्ती को एकदम लपेट लपेट करके उसमें पिंजरे में यानी कि दिया में रख दिया। ठीक है, जो जो सांप ताल को खावे, ताल माने तेल को, जिस तरीके से वो बत्ती खा रही है वैसे वैसे सूखे मतलब कि सूखे ताल सांप मर जावे। अगर मान लेते तेल जैसे सूखता है तो जो बाती होती है वो भी जो एक प्रकार से जलती चली जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पूरी जितनी मतलब कुछ लगभग 4-5 जो है मैंने वो सब बताया था इसके मतलब इनके बारे में, तमाम सारी चीज़ें इनके अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आप वीडियो देखेंगे अमीर खुसरो वाली, तो उसमें मैंने बताया भी है, हर एक पंक्तियों की व्याख्या भी मैंने बताई है, इनकी जितनी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं सभी की व्याख्या आपको समझा करके बताई है। ठीक है, निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ये पहेलियों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, इसके अलावा एक और बताया था मैंने कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये क्या है? ये आकाश है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये क्या है? ये दर्पण है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये सब अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो की मुकरियाँ भी हैं कि नित्य मेरे घर आवत हैं, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोरी के फंदा, ये सखी साजन ना सखी चंदा। ये सब मुकरियाँ लिखी, किसने लिखी हैं? ये सब अमीर खुसरो ने लिखी हैं। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कव्वाली। कव्वाली कौन सी है? कि छापा तिलक तज दीन ही रे, तो से नैना मिलई के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन ही रे, मोह से नैना मिलई के, खुसरो निजाम पे बलि बल जइए, मोहे सुहागन कीन ही रे, मोह से नैना मिलई के। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में कव्वाली है। और इसके अलावा दो सखुने भी इनका फेमस है अमीर खुसरो का, पाठ्यक्रम में संकलित नहीं लेकिन जानना जरूरी होता है। जैसे पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा? घोड़ा इसीलिए अड़ा, पान क्यों सड़ा? पानी से लिए सड़ा क्योंकि फेरा नहीं था। ठीक है, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा? क्योंकि लोटा नहीं था। तो ये सब भी ध्यान रखें। मुकरियाँ भी इनकी हैं, तो मैंने बताया मुकरियाँ। ढकोसला भी है कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढूल बजाए। ठीक है, ये सब है। गज़लें लिखी हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखें। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है। प्रश्न है कि पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ला जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने भक्ति काल की समय सीमा कितनी मानी है? तो भक्ति काल की समय सीमा मानी है ऑप्शन नंबर बी 1375 संवत 1375 विक्रमी से संवत 1700 विक्रमी तक का जो समय काल है ये भक्ति काल यानी कि पूर्व मध्य काल का समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 1700 से लेकर के 1700 विक्रमी, संवत 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी, ये जो आपका कालखंड है ये है भाई रीति काल का। और जो यहाँ पर 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी है ये आदिकाल का। ठीक है, शुक्ला जी ने ऐसे बांटा था। क्लियर, समझ में आए बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत भक्ति काल की किस काव्य धारा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है बताएं? तो पद्मावत जो है ये अमीर उनका ग्रंथ है, सॉरी, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी साहित्य में जो है खास करके भक्ति काल के कवि रहे हैं और जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से जुड़े रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपको पता होगा प्रेम मार्गी काव्य धारा से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान मार्गी के कबीर दास हैं। ठीक है, राम भक्त शाखा के तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्त शाखा के सूरदास जी हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। देखिए आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दिया था इस नाम को, लेकिन सबसे पहले आचार्य शुक्ला जी ने दिया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ नाम भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
41 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, भक्तिकालीन कवि हैं। देखिए तुलसीदास भक्तिकाल के कवि बिल्कुल हैं, सूरदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, ऑप्शन डी लगाएंगे, ये सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, कबीर के बीजक का भाग है। कबीर के बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस कवि के दोहों का संकलन साखी नाम से जाना जाता है? तो कबीरदास के जो दोहों का संकलन उसको साखी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। इसकी व्याख्या भी मैंने दी है। ये दोहा जो है ये किसका है? कबीरदास का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ। कबीरदास कहते कि मैं जहाँ अभी तक पीछे लगा था, किसके? लोक वेद के, यानी लोक जो लोक रीतियाँ थी उनके पीछे लगा हुआ था, जो वेद था उनके पीछे लगा हुआ था। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला। यानी क्या फिर क्या हुआ, जब मैं पीछे पीछे लगा था इनके, आगे चल करके मुझे कौन मिला? आगे चल करके मुझको सतगुरु मिल गया, दीपक दिया हाथ। तब उन्होंने हमारे हाथ में एक प्रकार से एक दीपक सा दे दिया और हमारे जो एक प्रकार से हमारा अंधकार रूपी जो अज्ञान था उसको ज्ञान रूपी उजाले से क्या कर दिया? अच्छे तरीके से हमारे अंधकार को मिटा दिया और हमारा हमको एक प्रकार से क्या कर दिया? भव सागर से नैया हमारी उत्तीर्ण कर दी, मतलब पार कर दी। अगला प्रश्न आपका, अष्टछाप से क्या तात्पर्य है भाई? अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवियों का समूह। ठीक है, देखिए ये क्यों लगा दिया यार, 8 प्रकार की अंगूठियाँ, गलत है यार। ये सब क्या, कितना पढ़ाया था मैंने, एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया ना हो। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न ऐसा इनमें से पूछा नहीं गया था जो कि मैंने ना बताया। एक भी प्रश्न, प्रबल दावे के साथ में बोलो, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो ना पूछा गया हो, सब पूछा गया है। देखिए 8 कवियों का समूह था, जिनमें से 4 कवि जो थे मैंने बताया था वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और जो 4 कवि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनमें नाम किसका आता है? सूरदास जी का नाम आता है। ठीक है, सूरदास जी को पुष्टिमार का जहाज भी कहा जाता है। क्लियर, ये सारी चीज़ समझ रहे हैं ना। और विट्ठलनाथ जो है ये कौन है भाई? विट्ठलनाथ जो है वल्लभाचार्य जी के लड़के थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे, सब मैंने बताया था विस्तार से। आगे देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने करी थी। किसके लड़के हैं? वल्लभाचार्य जी के। आगे बढ़ते, वल्लभाचार्य जी कौन है? वल्लभाचार्य जी गुरु हैं किसके? सूरदास जी के। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी से काम? ये भक्तिकालीन प्रचलित पंक्तियाँ किसकी है? तो ये प्रचलित पंक्तियाँ भाई कुंभन दास की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 48 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 48 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 49 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न आपका दिया हुआ है, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया भाई? तो सूर सागर, अरे यार सूर सागर जो लिखा गया आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 50वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। देखिए सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखे हैं, तुलसीदास ब्रज में भी लिखे हैं और अवधि में भी लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका 50 नंबर, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वो कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास किस भक्ति धारा से हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा से। आपसे पूछता कि जो है कबीरदास किसके हैं? तो कबीरदास निर्गुण भक्ति से हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति में भी किससे हैं? निर्गुण भक्ति से हैं, और निर्गुण में वो ज्ञानाश्रयी से हैं। निर्गुण में एक प्रेमाश्रयी भी, जिसके कौन है? जिसके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा में कौन है? सगुण भक्ति शाखा की बात की जाए तो भगवान, देखें भगवान श्री राम को गुणगान गाने वाले कवि राम भक्त शाखा से, जिनमें तुलसीदास जी का नाम सबसे जबरदस्त आता है, और उसके बाद में कृष्ण भक्त शाखा की परंपरा से रिलेटेड सगुण भक्त शाखा में ही है, वो है कौन भाई? सूरदास जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो, कृष्ण भक्त शाखा से जुड़े हैं सूरदास जी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न है, वात्सल सम्राट किस कवि को कहा जाता है भाई? तो वात्सल सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को ही। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल रस जो होता है, जब माता अपने पुत्र को प्रेम करती है उस समय जो जिस रस की निष्पत्ति होती है उस रस को हम वात्सल रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार का वर्ण विषय क्या है? तो उद्धव गोपी संवाद। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सूरदास किसकी रचना, सूरसागर किसकी रचना है भाई? सूरसागर सूरदास जी की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे के सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि मैंने बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आए थे। लगता है कि आपका एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर बहुत ही एक प्रकार से सरल बनाया गया था। सरल नहीं है, ये मेरे लिए सरल लग रहा है क्योंकि मैं लगभग 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको सरल लग रहा है। और मैं हिंदी साहित्य से एमए भी कर रहा हूँ, मतलब कि लगभग समापन की ओर है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसलिए बहुत सरल लग रहा है। आप लोगों के लिए ठीक ठाक पेपर था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग ऐसे उड़ा रहेंगे, चुटकियों में उड़ा रहेंगे, धुआं धुआं कर देंगे आप, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न था आपका, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में? भाई देखें तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस रचना है, यानी भगवान श्री राम जी के बारे में जो जबरदस्त तरीके से जो है जानकारी देती है, वो अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ण नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, ठीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। संस्कृत में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा, उसके बाद में जो सिमरत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई जो शुभ रास शुभगन सदन, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सब, और कितने कांड है भाई ये भी पूछा था तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, 7 कांड है, ठीक है। 7 कांड में कौन कौन से कांड आपके आते हैं? 7 कांड में पहला कांड है गया आपका बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड आपका कौन सा होता है? अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा, पांचवा कांड सुंदर कांड, छठवां कांड लंका कांड, सातवां कांड उत्तर कांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए 55 नंबर प्रश्न आपका दिया हो, तुलसीकृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सर्ग है? भाई तो 7 कांड है। ऑप्शन नंबर ए मैंने बताया, बाल कांड, अयोध्या कांड, जो है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, सुंदर कांड और लंका कांड, और इसके बाद में लास्ट वाला उत्तर कांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है 56 नंबर, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई, ये किसने कहा था? ये राजा दशरथ ने कहा था, कैकेयी जब उससे मांग रही थी। पूरा मैंने व्याख्यान भी समझाया है, ठीक है। तो तुलसीदास जी का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति? भाई तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति किसकी है? दास्य भाव की। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। सा के भाव की भक्ति अगर है किसकी भाई, तो वो सूरदास जी की है। सा के भाव की यानी वो सखा मान करके पूजा करते हैं किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। उनकी उपासना किसको? सखा मानकर करते हैं सूरदास, ठीक है। जबकि दास रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं तुलसीदास जी, ठीक है। तो उनकी दास से भक्ति, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है? तो रीति सिद्ध कवि कौन सा? भाई देखें, चिंतामणि, केशव, घनानंद, ये सब रीति सिद्ध नहीं है। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल है, ठीक है। रीति जो है मुक्त कवि है घनानंद, और रीतिबद्ध कवि है आपके केशवदास, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा बिल्कुल ठीक है, नक्सिक वर्णन ये भी है, नायिका भेद ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। डी ऑप्शन जिन छात्रों ने लगाया लगभग सही हो जाएगा। और अगर मैंने तुक्का लगाने वाली विधि बताई थी, जिन लोगों को तुक्का लगाने वाली विधि मतलब कि पता होगी उन्होंने कर दिया होगा डी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न आपका है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? भाई तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। भाई प्रश्न बढ़िया, बिहारी दास यानी बिहारी लाल किस राजा के दरबार में रहा करते थे? तो ये राजा थे जय सिंह, ठीक है। जय सिंह राजा कहाँ के थे? भाई जयपुर के थे, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, रीतिकाल के किस कवि की रचनाएं वीर रस से उत्प्रोत हैं? तो महाकवि भूषण की बात की है तो उनकी रचनाएं वीर रस से युक्त हैं। वीर रस उनकी रचनाओं में खूब आपको दिखेगा, ठीक है। सज चतुरंग शयन संग लंग सज चतुरंग शयन अंग में उमंग धर सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इस प्रकार से कई सारी रचनाएं हैं इनकी। 63 नंबर प्रश्न है आपका, कठिन काव्य का प्रेत किसी कहते हैं? भाई तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कौन सी रचना को कहते हैं? तो छंदों का अजायब घर रचना कौन सी है? भाई आचार्य केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर है, उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग जबरदस्ती भी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा छंदों का प्रयोग उसी रचना में है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया? भाई सरस्वती पात्रिका का संपादन करने वाले विद्वान कौन से हैं? सरस्वती पात्रिका का संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 1903 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका का संपादन संभाला था, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाषा का परिमार्जन, परिष्कृत भाषा का जो रूप है आज आपके समक्ष है हिंदी का, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की वजह से ही है। 65 नंबर प्रश्न आपका है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है प्रिय प्रवास।
आपको पता होगा इसकी रचना जो है प्रिय प्रवास से ही पवन दूती का एक कविता आपने पढ़ी होगी इंटर में खास करके कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली आके आंसू दीर्घ युगल से थे धरा को भिगोते। ठीक है, राधा रानी बैठी होती है तभी वातायनों से मतलब कि झरोखे से हवा आती है प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायनों से। तो उसी पवन से महारानी राधिका जी कहती हैं कि हे दूती हे पवन तुम दूतिका बन करके हमारी जाओ और रास्ते में अगर कोई क्लांत मिल जाए तो उसकी क्लांतियों को मिटाते हुए जाना, सारी चीज़ें बताती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 66 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखेंगे सभी लोग। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, भाई संपादन के बारे में पूछ रहा है, तो एक मासिक पत्रिका थी, इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कवि वचन सुधा राइट आंसर। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्रा जी की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। 68 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य मतलब हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में मिलता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम जो मिलता है वो अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, 69 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो दोहा, ये किस साहित्यकार की पंक्तियां हैं? आपके पाठ्यक्रम में संकलित निज भाषा उन्नति है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 70 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना करी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य रचना ब्रज भाषा में करी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? तो महादेवी वर्मा छायावादी हैं, छायावाद की एक स्तंभ है, छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात किया, छायावाद के प्रवर्तक भी हैं और छायावाद के स्तंभ में से एक है जयशंकर प्रसाद। स्तंभ में सबसे मोटे किले यही हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की बात की, कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले हैं आंसू, जैसे एक प्रकार से विरह काव्य की यानी हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है आंसू को, उसकी भी रचना जयशंकर प्रसाद ने करी, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा रामचरित मानस भी कहा जाता है इनकी जो है रचना जो कामायनी है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की जो एक प्रकार से जो रचना है कामायनी बड़ी फेमस रचना है। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। इसके अलावा सुमित्रानंद पंत जो है छाया प्रकृति के सुकुमार कवि, और इसके अलावा जो है छायावाद के जो है विष्णु भी कहे जाते हैं। सुमित्रानंद पंत छायावाद के स्तंभों में से एक हैं, और इसके अलावा निराला जो छायावाद के स्तंभों में से एक हैं। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, छायावाद के सारे कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। छायावादी कवियों से पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, बताएं। स्वतंत्र चेतना, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति चित्रण और सौंदर्य चेतना, सब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये कहा था किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ दिन रात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? भाई कामायनी कुल मिलाकर के 15 सर्ग। कितने सर्ग हैं कामायनी में? कुल मिलाकर के 15 सर्ग। कौन कौन से? पहला सर्ग है कामायनी का कौन सा? चिंता, और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। यानी कि चिंता सर्ग से कामायनी की शुरुआत होती है और आनंद सर्ग से समापन होता है। इसकी भी देखिए, सबसे पहला सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठवां है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा और 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद और 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, 15वां है आनंद। तो ये एक प्रकार से 15 सर्ग हैं किसके? कामायनी के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा पूछा था, आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर, आंसू किस कवि की रचना है? भाई तो आंसू जो है ये हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है इस रचना को, आंसू को। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसू किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रकार से मैंने पूरा का पूरा पेपर आपके समक्ष सॉल्व करवा दिया। निश्चित तौर पर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा हुआ होगा, आप लोगों को यह वीडियो देख करके बड़ा मज़ा आया होगा और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि हमारे भाई कितने सही हैं। ठीक है,
और आपके जो भी प्रश्न मतलब कि जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके पेपर लगे हों किसी भी सब्जेक्ट के, तो हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। जिस प्रकार से हिंदी में सारे के सारे प्रश्न आए थे, उसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में आपके प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप अभी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और सभी से बता दीजिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा से आप लोगों के साथ है, और आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा मॉडल पेपर बनाता है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 100% भाई मैंने रिजल्ट दिया हूँ, ये बात ध्यान रखें। 100% हमारे मॉडल पेपर से वीडियोस मतलब कि क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। और ये मध्यकालीन इतिहास का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो है एंसेंट हिस्ट्री का भी मैंने मॉडल पेपर दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा। जियोग्राफी का भी दिया है, उसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो और मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा। वैसे 2022 वाला जो वीडियो पड़ी हुई उनको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी गई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।